हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरीके से हम उसका कंजर्वेशन करेंगे इस चैप्टर में, बस यही दो चीज़ पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। If alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would the most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। अगर कोई दूसरी गैलेक्सी से, ठीक है, हमारे अर्थ पे कोई एलियन आ रहा ना, तो उसको सबसे पहले क्या आश्चर्य होगा कि इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे, उसको देखकर ही वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमेज हो जाएगा, मीन्स कि उसको सरप्राइज्ड हो जाएगा वो। ठीक, even for the human, the rich diversity of living organism with which they share this planet never ceases to astonish and fascinating us। यहाँ तक कि जो ह्यूमंस है, जो इस अर्थ पे रह रहे हैं ना, उनके लिए भी जो लिविंग डाइवर्सिटी इतनी सारी है, उनको भी देख कर भी उनको भी इस सरप्राइज हो जाएगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है। मीन्स हम ये सोचते हैं कि ह्यूमंस ही है, नहीं, ह्यूमंस के अलावा अदर भी स्पीसीज हैं अर्थ पे, जिनका बोल सकते हैं पॉपुलेशन या स्पीसीज क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट टू बी हार्ड बिलीव दैट देयर आर। ठीक है, अब देखिए कॉमन मैन जैसे कि हम लोग को बहुत सुनकर या जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे कि अब किन किन स्पीसीज के बारे में कितना दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे डाटा दिया गया है याद करने के लिए, जैसे कि मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट। चींटी सब लोग एक या दो टाइप के देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 टाइप के स्पीसीज देखे होंगे, लेकिन जो एंट है, जो चींटी है, उस क्या है 20,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज है इसकी। ठीक है, इसके अलावा जो बिटल्स हैं उनके 3 लाख स्पीसीज हैं एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ फिश एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स। ठीक है, कि जो हमारे यहाँ अर्थ पे जो एंट्स हैं उनकी जो स्पीसीज है अभी जो इतनी खोजी गई हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन इतना क्या हुआ, डिस्कवर्ड किया गया है पूरा कि यहाँ पे एंट जो है 20,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज है। उसके अलावा जो बिटर छोटे छोटे कीड़े हैं उनकी स्पीसीज 3 लाख है। ठीक है, और 28,000 स्पीसीज किसकी है, फिशेस की, और लगभग नियरली 20,000 स्पीसीज ऑर्किड की है। ठीक है, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इकोलॉजिस्ट हो गए या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, ये लोग हमसे अब सवाल पूछेंगे कि स्पीसीज के बारे में, जैसे व्हाई आर देयर आर सो मेनी स्पीसीज, क्यों इतनी सारी स्पीसीज अर्थ पे है। ठीक है, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, क्या इसी तरीके से जब से हमारा अर्थ बना है तब से इसी तरीके से स्पीसीज हैं। ठीक है, हाउ डिड द डाइवर्सिफिकेशन कम फ्रॉम, कि किस तरीके से इतना डाइवर्सिफिकेशन आया, किस तरीके से इतने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अर्थ पे आई। ठीक, हाउ एंड वाई इज द डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर, कैसे और क्यों जो डाइवर्सिटी है इतनी सारी, मीन्स की विभिन्नताएं हैं, ठीक है, स्पीसीज में, ये क्या हमारे बायोस्फीयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन, जो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, इनका क्वेश्चन है वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस, अगर इनकी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, अगर इनका कम हो जाए तो क्या इनका फंक्शन कुछ कम हो जाएगा, क्या डिफरेंट हो जाएगा पहले से। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, किस तरीके से ह्यूमंस को बेनिफिट मिल रहा है, मीन्स फायदे मिल रहे हैं कहाँ से, जो इतनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है कहाँ, अर्थ पर। अब आगे देखते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, अब उसके बारे में देखते हैं। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट ऑल द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम द मैक्रो मॉलिक्यूल विद इन द सेल टू बायोम्स। ठीक है, हमारे बायोस्फीयर की बात की गई है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विभिन्नताएं, मीन्स की सारी चीज़ें एक समान नहीं है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, हम स्पीसीज लेवल की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की, मीन्स कि हम सेल में भी देखेंगे अलग हैं, प्लांट के सेल अलग हैं, एनिमल के सेल अलग हैं, प्रोकैरियोट्स अलग हैं, ठीक है, उनके सेल अलग हैं, यूकैरियोट्स के सेल अलग हैं, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि छोटे से भी लेवल पे हम डाइवर्सिटी देखना स्टार्ट करते हैं। Biodiversity is term popularized by the sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the level of biological organization। ठीक है, अभी जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ना, इसको पॉपुलराइज्ड कौन किया, मीन्स बहुत फेमस किसने किया, एक सोशो बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। ठीक है, इन्होंने बस ये जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है ना, इसको बहुत फेमस कर दिया। कैसे किया, इन्होंने डिस्क्राइब किया
क्या कंबाइंड डाइवर्सिटी, कंबाइंड का मतलब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पे भी देखा, स्पीसीज डाइवर्सिटी पे देखा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हर चीज़ों को उन्होंने बताया, ठीक है, कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी मीन्स कि कितनी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। तो इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट देम आर, अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट था देखिए, पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, अ सिंगल स्पीसीज माइट शो अ हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ठीक है, एक सिंगल स्पीसीज यहाँ पे है, जेनेटिक लेवल की बात की जा रही है, जीन लेवल की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो सिंगल स्पीसीज है उस पर क्या देखने को मिल रहा है, हमको हाई डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे। The genetic variation shown by medicinal plant Rolfia vomitria growing in a different Himalayan range might be in term of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produce, ठीक है, एक प्लांट है जो कि मेडिसिनल प्लांट है, दवा का काम कर रहा है, जिसका नाम है रॉल्फिया वोमिट्रिया। कहाँ ग्रो कर रहा है, कि जो हिमालय का कुछ डिफरेंट रीजन है वहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये जो है ना मेडिसिनल प्लांट, इसका ये किस में ट्रीट करता है, कि जिसका ब्लड प्रेशर जैसे ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये क्या करता है, ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, दवा के तौर पे ये प्लांट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका किस क्यों इतना फेमस है, अब इसके बारे में देखिए, क्योंकि जो इसका पोटेंसी है किसी बीमारी को ठीक करने का, या बोल सकते हैं जो इसका कंसंट्रेशन है, किसकी वजह से, एक एक्टिव केमिकल इसमें पाया जाता है जिसका नाम है रेसरपाइन, यही ट्रीट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, जो कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जीन के लेवल पे इस प्लांट में कोई खूबी नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जिसका नाम है रेसरपाइन, जो कि इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, मीन्स की कारीगर है बहुत अच्छा, और इसके अलावा इसका जो कंसंट्रेशन है, मीन्स छोटे से डोज में ही इंसान ठीक हो जाए, मीन्स ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करता है ये, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटी ऑफ द मैंगो। इंडिया के पास 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन के क्या है, राइस हैं, मीन्स कि यहाँ पे हमको डिफरेंट स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, और 1,000 वैरायटी मैंगो के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्पीसीज के लेवल पे, द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, ठीक है, हम डाइवर्सिटी कहाँ देख रहे हैं, स्पीसीज के लेवल पे देख रहे हैं। अब तक हमने जीन के लेवल पे देखा, जेनेटिक लेवल पे देखा, अब हम लोग स्पीसीज के स्तर पे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट हैव द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, ठीक है। जो इंडिया की बात की गई है कि जो वेस्टर्न घाट है, मीन्स कि ये तो ईस्ट वाला पार्ट हो गया, इधर जो होगा वेस्ट वाला, तो वेस्ट वाले पार्ट में जो एम्फीबियन ज़्यादा है, मीन्स फ्रॉग वगैरह यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो वेस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियन देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब हम देखते हैं एट इकोसिस्टम लेवल पे, इकोलॉजिकल का मतलब इकोसिस्टम लेवल पे हम देख रहे हैं। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetland, sanctuaries and alpine meadow have greater ecosystem diversity than the Scandinavian country like Norway, ठीक है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम लेवल है, जैसे कि डेजर्ट प्रेजेंट है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, मैंग्रोव, कोरल रीफ हो गए, वेटलैंड, सेंचुरी, अल्पाइन मीडोज हैं, ठीक है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या डाइवर्सिटी देखने को ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे कंट्री से हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, it has taken a million of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rate of the species loss continue। हमें इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी, इसको इकट्ठा करने में ना कई लाखों साल लग गए, कि बहुत मिलियन ईयर लग गए कि इवोल्यूशन होते होते कि इतनी ढेर सारी डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसी तरीके से स्पीसीज जो लॉस हो रही हैं डे बाय डे, ठीक है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग 200 से भी कम साल में, मीन्स हम 2 सेंचुरी से भी कम समय में सारा जितनी भी हमारी स्पीसीज है, जितना जो हमारा वेल्थ है नेचर के द्वारा दिया गया है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue of the international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for survival and well-being on this planet, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है और इसका जो कंजर्वेशन है, ठीक है, ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और लोगों को भी इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो वर्ल्ड में और भी लोग हैं इससे क्या कर रहे हैं, इस बात को रियलाइज़ कर गए हैं कि अगर इसी तरीके से ख़त्म होता रहेगा तो हमारी सर्वाइवल पे, हमारी जो प्लैनेट इतना वेलबिंग है, जो स्वस्थ है, कहीं ना कहीं इस पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, कितनी स्पीसीज अर्थ पे हैं और कितनी इंडिया में है,
ठीक है, अब हम अर्थ के बारे में भी जानेंगे, कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है और कितनी इंडिया में, देखते हैं। सिंस देयर आर द पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर एंड नेम एंड वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन हैव रिकॉर्ड सो फॉर, बट इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज देयर आर द अर्थ। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कितनी स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं, कितनी जानी गई, लेकिन हम एक बार में ये नहीं बता सकते कि कितनी ज़्यादा स्पीसीज अर्थ पर हैं। क्यों नहीं बता सकते, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एन से दोनों है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल species described so far slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea how many species are yet to be discovered and described. ठीक है, अगर हम बात करते हैं IUCN की हेल्प से, तो 2004 में IUCN ने क्या कहा है कि जो टोटल नंबर प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज हैं, इनको मिलाकर अब तक लगभग 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा इनको डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि अभी कितने प्लांट और डिस्कवर करना बाकी हैं, कितने एनिमल और डिस्कवर करना बाकी हैं। मीन्स कि जितने डिस्कवर किए गए हैं वो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, प्लांट और एनिमल दोनों का मिला के बोला गया है, लेकिन अभी बहुत अननोन स्पीसीज है प्लांट्स एनिमल की, जिनको खोजना या फिर जिनको अभी डिस्क्राइब करना बाकी है। आगे देखते हैं, एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेस। ठीक है, यहाँ पे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट देन द ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, पहले के जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप थे, जो स्पीसीज की सूची थी, ढेर सारी, मीन्स कौन कहाँ पे कौन से स्पीसीज हैं, ये सब भी क्या होते हैं, एक रिकॉर्ड बनता है इनका। तो उनमें देखा गया कि जो हमारा टेम्परेट रीजन है कंट्री में, वहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट है, बट अभी ट्रॉपिक में बहुत सारी स्पीसीज खोजना बाकी है। ठीक है, considering that overwhelming large proportion of species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness and exhaustively study group of the insect and extrapolate these ratio to the other group of the animals and plant to come up with a gross estimate of the total number of species on the earth. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में हम बोल सकते हैं, जो ट्रॉपिकल वाला पार्ट है कंट्री का, वहाँ पे स्पीसीज अभी खोजना बाकी, वो वेट कर रहे हैं कि हमें डिस्कवर किया जाए, हमें डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है कि जो बायोलॉजिस्ट है वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक बना रहे, कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ टेम्परेट में ज़्यादा है, कहाँ ट्रॉपिकल में, मीन्स कि हर एक चीज़ को वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक के फॉर्म में देख रहे हैं, उनका रेशियो, उनका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने एनिमल्स डिस्कवर हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने बाकी हैं, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ इनकी रिचनेस कम है, सब कुछ वहाँ पे देखा जा रहा है। आगे देखते हैं, some extreme estimate ranging from 20 to 50 million but more conservation and scientifically sound estimate made by Robert May place the global diversity at the 7 million। ठीक है, लगभग 20 से 50 मिलियन इतनी स्पीसीज क्या की हैं, डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, खोज दिए गए हैं, लेकिन एक नाम है रॉबर्ट मे। ठीक है, जो रॉबर्ट मे हैं, इन्होंने बोला है कि ग्लोबल की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है लगभग 7 मिलियन है, मीन्स कि हमारे पूरे अर्थ पे लगभग 7 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस look at some interesting aspect about the earth biodiversity based on the currently available species inventory। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, जो अभी करंटली स्पीसीज के बारे में मीन्स सूची बनाई गई है। ठीक है, देखते हैं। More than 70% of all species recorded are animal, while the plant including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprises no more than 22% of the total। ठीक है, इनमें जो सूची बनाई गई है, देखा गया है कि 70% से भी ज़्यादा क्या है, एनिमल हैं, 70% से भी ज़्यादा एनिमल है, और एनिमल में सारे एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन भी आ जाएंगे इसी में, और लगभग 22% तक ही हम बोल सकते हैं, केवल 22% क्या है, प्लांट्स को देखा गया है कि जो प्लांट्स हैं ये 22% है, एनिमल जो है 70% से भी ज़्यादा है। और प्लांट्स में कौन होंगे, एल्गी हैं, फंजाई हैं, इसी में फंगस को भी ऐड कर दिया गया है, ब्रायोफाइट्स हो गए, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, ये सब कहाँ पे है, 22% में लाई करते हैं।
एमंग द एनिमल, अब एनिमल में भी सबसे ज़्यादा कौन, इसके बारे में देखा गया है। एमंग एनिमल्स द इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप टू मोर देन 70% ऑफ द टोटल। अगर हम एनिमल्स की बात करें उनमें से भी 70% कौन है, इंसेक्ट है, बाकी के 30% जो होंगे अदर एनिमल्स होंगे। ठीक है, एनिमल में भी सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं अर्थ पे। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया, दैट मीन्स एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट। मतलब कि हर 10 एनिमल में क्या होगा, 7 इंसेक्ट होंगे, बाकी 3 अदर एनिमल होंगे। इस प्लैनेट पे हम जाएंगे, अर्थ में देखेंगे कुछ जगह पे 10 एनिमल उठाए गए, उनमें से कितने देखा गया, 7 क्या है, इंसेक्ट है, बाकी 3 अदर एनिमल है, ऐसे देखा गया। ठीक है, अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, कि हम किस तरीके से बता सकते कि इतने इंसेक्ट क्यों हैं, इतना ज़्यादा ये जो हमको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है इंसेक्ट का, ये कैसे है। द नंबर ऑफ द फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड मोर देन कंबाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। ठीक है, जो फंजाई के अकेले जो स्पीसीज है ना, ये मिला दिया जाए किसको, फिशेस को, ठीक है, एम्फीबियन को, रेप्टाइल को और मैमल्स को, बर्ड्स को नहीं मैमल्स को, इन चारों को मिला दे, इससे भी ज़्यादा स्पीसीज किसकी, अकेली फंजाई की है। मतलब कि फंगस कितने ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए जो डाइवर्सिटी को दिखा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इनका कितना है। जैसे कि मैंने भी बोला है कि जो फंगस है, ये फंगस यहाँ रिप्रेजेंट किया ना, इसकी जो डाइवर्सिटी होगी फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स को मिला दे, इतना ये सब मिला दे, इससे भी ज़्यादा किसकी स्पीसीज ज़्यादा है, फंजाई की है। ठीक, अब देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स की बात किए जाते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। ठीक, इसके बाद कौन है, अदर एनिमल्स आ गए, फिर मलस्कस है, फिर क्रस्टियन है। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बोल देती हूँ, इंसेक्ट आओ मुझे खाने, इंसेक्ट आओ मुझे खाने। ठीक है, इंसेक्ट्स आओ, सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स आओ, आओ का मतलब अदर एनिमल है। फिर इसके बाद मुझे कौन है, मलस्कस है, इसके बाद क्रस्टियंस है। ठीक है, तो मुझे खाने, ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बना दिया कि सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स में कौन पाए जाएंगे, इंसेक्ट हैं, फिर अदर एनिमल आएंगे, इसके बाद मलस्कस आएंगे और सबसे कम जो आएंगे क्रस्टियंस आएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद रखिए, इंसेक्ट आओ मुझे खाने या चबाने, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, देखकर ही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फिश है। ठीक, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद इसमें देखिए बर्ड्स देखने को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, इसके बाद रेप्टाइल्स होगा, फिर कौन होगा, एम्फीबियन होंगे, फिर मैमल्स होंगे। अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं एम्फीबियन मैमल बराबर नहीं है, बट इसमें इस तरीके से इसका शॉर्ट ट्रिक है। कोई लड़का है जिसका नाम है राम, वो फेसबुक चलाता है। ठीक है, कोई लड़का है उसका नाम राम है जो फेसबुक चलाता है, तो उसके नाम से हमने ट्रिक रखा है इसके लिए FB राम, कि राम किस पे है, फेसबुक पे है। F फॉर कौन हो जाएगा, फिश हो जाएंगे, B फॉर बर्ड्स हो जाएंगे, फिर रेप्टाइल होगा, फिर एम्फीबियन हो गया, लास्ट में कौन होंगे, मैमल्स होंगे। देखने में ही लग रहा है सबसे ज़्यादा फिश है पूरा। ठीक है, अगर हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जो फिशेस की स्पीसीज है किसके बराबर हो गए, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स के बराबर है। अकेले जो फिशेस की स्पीसीज है इन चारों को मिला दिया जाए, इनकी चारों की स्पीसीज को, इसके बराबर है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिश है, इसके बाद कौन है, बर्ड्स हैं, फिर कौन है, रेप्टाइल है, फिर एम्फीबियन है एंड देन मैमल्स है वर्टिब्रेट्स में। अब चलिए प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट में सबसे ज़्यादा कौन होगा, एंजियोस्पर्म होगा। ठीक है, इसके बाद देखने में कौन आएगा, फंजाई आएगा, फिर देखिए कौन है, एल्गी है, फिर आएगा कौन, ये देखिए मॉस होगा। ठीक है, मॉसेस के बाद फर्न्स एंड एलिल्स होंगे, फिर जाके लाइकेंस होंगे। देखकर ही लग रहा है सबसे ज़्यादा फूल होंगे। फिर देखिए फंगस है, मीन्स एंजियोस्पर्म है, इसके बाद फंजाई है, फिर एल्गी है और फिर मॉस है, फिर फर्न एंड एलिस है, इसके बाद सबसे कम लाइकेन होंगे। क्यों लाइकेन कम होंगे, क्योंकि ये तो वही जगह ग्रो करेंगे जहाँ पॉल्यूशन कम है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन तो हर जगह और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन इतनी एक्टिविटी ही कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है याद रखिए, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने। ठीक है, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने या मुझे खाने आ जाओ। ठीक है, ये ट्रिक है इसका जो ट्रिक है FB राम। राम कहाँ पे है, फेसबुक पे, मीन्स सबसे ज़्यादा फिशेस हैं, फिर बर्ड्स हैं, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, फिर मैमल्स हैं।
ठीक है। इसमें और एक चीज देखिएगा कि जो फिशेस की स्पीसीज है वो किसके बराबर है, मैमल, बर्ड्स और रेप्टाइल, एम्फीबियन के बराबर। इनको सबका सम कर दिया जाए तो अकेले किसकी है, फिश की स्पीसीज है। जो फंजाई की स्पीसीज है ना, इसके स्पीसीज को मिला दिया जाए किससे, फिशेस से, मैमल से, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इन सबका मिला दिया जाए स्पीसीज, इससे ज़्यादा अकेले वर्ल्ड में फंजाई की स्पीसीज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। हमने देखा कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसका रीजन देखिए। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट को अभी इतना अंदाजा नहीं है या फिर इतना वो पता नहीं है कि कितनी स्पीसीज है प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज दैट द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबल स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर द लैबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, जो पुराना मेथड था, टेक्सोनॉमिक मेथड जो पुराना था, कन्वेंशनल जो मेथड था, उसमें पता करना माइक्रोब्स की स्पीसीज के लिए असंभव था। इसके अलावा कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो इजीली लैबोरेटरी में ग्रो नहीं करते, मीन्स उनका कल्चर नहीं बन सकता है, वो लैब कंडीशन में नहीं अपने आप को डिवाइड कर सकते। तो ये भी क्या एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के बारे में इतना नॉलेज नहीं है हम सबको। ठीक, if we accept biochemical or molecular criteria for declinating species of these group, then their diversity along might be run in the millions। अगर हम इस बात को मान लें जो बायोकेमिकल है, या फिर हम मॉलिकुलर क्राइटेरिया देख लें, किसका हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स का, तो इनकी जो स्पीसीज है, या बोल सकते हैं इनकी जो डाइवर्सिटी है, लगभग मिलियन से भी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग इंडिया में देखते हैं कि ऑल दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। वर्ल्ड का जो वर्ल्ड लैंड है पूरा, हम बोल सकते हैं पूरे ग्लोब में इंडिया के पास केवल कितना लैंड है, 2.4% लैंड है, बस इतना ही लैंड है। इट शेयर द ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी एंड इम्प्रेसिव 8.1%। लेकिन इसके बावजूद भी 2.4% लैंड में भी इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, 8.1%। ठीक है, आगे देखते हैं। That is why make our country one of the 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसी वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में लैंड कम होने के बावजूद भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसीलिए जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है वर्ल्ड में, उनमें से हमारा इंडिया भी आता है। Nearly 45,000 species of plant and twice as many animal have to be recorded from India। मीन्स कि 45,000 स्पीसीज लगभग कहाँ है, प्लांट की इंडिया में, और इसका दोगुना कर देंगे तो 90,000 स्पीसीज किसकी हो जाएगी, एनिमल की, कहाँ पे, इंडिया में। मीन्स कि लगभग 45,000 प्लांट्स है इंडिया में, इनकी स्पीसीज देखने को मिल रही है। 45,000 प्लांट नहीं है, स्पीसीज है प्लांट्स की, और लगभग 90,000 स्पीसीज है किसकी, एनिमल की, अकेले सिर्फ इंडिया की बात की गई है। How many living species are actually there waiting to be discovered and named? कितने ऐसे लिविंग स्पीसीज होंगे, चाहे प्लांट होंगे चाहे एनिमल, जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको डिस्कवर किया जाए, उनके बारे में डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, इफ बी एक्सेप्ट द मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फॉर। अगर हम मे की बात माने, ठीक है, अभी इन्होंने क्या बताया था, ये देखिए यहाँ इस वाले पेज पे, ये देखिए, रॉबर्ट मे ने कहा कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं, प्लांट्स एनिमल सबकी मिला के। ठीक है, जो ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी है 7 मिलियन है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अभी सिर्फ 22% को ही डिस्क्राइब कर दिया गया है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो रॉबर्ट मे कह रहे हैं कि ग्लोबल एस्टिमेशन जो इनके अकॉर्डिंग है कि अभी इनमें से सिर्फ 22% टोटल स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, applying this proportion to India diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। ठीक है, इनका एस्टिमेशन लगाया गया, ठीक है, रॉबर्ट मे का, जिन्होंने यही बताया कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल सबको मिला के, उनमें से सिर्फ अभी हमने कितना ढूंढा है, 22% को। अभी बाकी सब जो स्पीसीज हैं प्लांट एनिमल की, वो वेट कर रहे हैं कि हमको डिस्कवर किया जाए, हमारे बारे में बताया जाए, डिस्क्राइब किया जाए। अगर हम बात करें इंडिया में तो 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज प्लांट की और 3 लाख से ज़्यादा स्पीसीज एनिमल की अभी वेट कर रहे हैं ताकि उनको डिस्कवर किया जाए, उनके बारे में डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, वुड बी एबल टू एबल द कंप्लीट एन इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। क्या अभी हम लोग पूरा कंप्लीटली क्या सूची बना सकते कि जो हमारा बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारी कंट्री का एक साथ। कंसीडर द इमेंस ट्रेन द मैन पावर दैट इज टेक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, ये सब कामों के लिए कौन है,
ये सब काम के लिए जो सबसे ट्रेंड मैन पावरफुल है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उनको टाइम लग रहा है, वो लोग इस सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो यही उनका काम है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी स्पीसीज़ हैं प्लांट या एनिमल की, उनके बारे में रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो अभी खोजने वाले हैं उनके बारे में भी पता लगा रहे हैं कि कितनी स्पीसीज़ अभी बाकी हैं, और जिनको खोज चुके हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स दे चुके हैं। ठीक है। The situation appear more hopeless when we realize that the large fraction of these species faces the threat or become extinct even before we describe them. एक हमारे लिए बोल सकते हैं एक बहुत दुख भरी खबर है कि जो जितने स्पीसीज जो अभी बाकी हैं ना खोजने के लिए, जिनके बारे में अभी वो वेट कर रहे हैं कि उन्हें खोजा जाए, डिस्क्राइब किया जाए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनको खोज नहीं पाए उससे पहले ही क्या हो वो विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ये भी क्या एक दुख भरी खबर है। ठीक। Nature Biologist Library is burning even before we catalog the title of all the book stock there. ठीक है। जो नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, मीन्स कि हमारे जो नेचर में बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, मीन्स कि स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है कि ये ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे जल रही हैं, मीन्स ख़त्म हो रही हैं। ठीक है। अगर हम जितनी भी किताबें किसी के स्टॉक में रखेंगे, बस उसका हम क्या करते रहें, टाइटल पढ़ते रहें, इतने ही समय में हमारी कई हज़ार स्पीसीज ख़त्म हो चुकी होंगी ग्लोब से, मीन्स अर्थ से। ठीक। आगे देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस पैटर्न, किस बिहाव पे बायोडाइवर्सिटी को देखा गया है। पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब एक मैं यहाँ पे आपको ट्रिक देना चाहती हूँ, या बोल सकती हूँ कि एक फॉर्मूला है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लैटिट्यूड का, या फिर हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड का। ठीक है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ का। देखते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो ए रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, एनिमल की, एक समान नहीं है पूरा दुनिया भर में। ठीक है। वर्ल्ड में एक समान नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं है ही नहीं। मीन्स का इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल है। ठीक है। बराबर नहीं है। For many group of animal or plant, there are interesting pattern in diversity. The most well known being the latitudinal gradient in the diversity. ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, एनिमल और प्लांट्स के ग्रुप की, तो यहाँ पे हम लोग को एक जान के इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है कि जैसे जैसे हम किसके बिहाफ पे देख रहे हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के हिसाब से देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स एनिमल की किस तरीके से वैरी करेगी। ठीक है। हम वर्ल्ड पे तो नहीं जा रहे, बस हम लैटिट्यूड पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स की हो, एनिमल्स की वेरी कर रही है। अब देखें यहाँ पे दिया है इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ठीक है। जनरली क्या देखा जा रहा है, देखिए ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, मीन्स अर्थ है, यहाँ पे बीच में इक्वेटर होगा। जैसे हम लोग इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। यहाँ पे साउथ पोल होगा। चाहे हम इस पोल पे जाएं चाहे इस पोल पे जाएं, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ना, हमको इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है। जैसे जैसे हम लैटिट्यूड पे जा रहे हैं, चाहे इधर चाहे इधर, क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं विथ फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। देखिए ट्रॉपिक लैटिट्यूडनल रेंज फॉर 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हर्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और द पोलर एरिया। ठीक है। जो ट्रॉपिक है, ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो लोकेशन है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज हैं किससे, जो टेम्परेट है, जो पोलर एरिया है उनसे। ठीक है। एक्सेप्शन है ये। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं। कोलंबिया नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड। बोला नाम से ही बोल दिया, जो कोलंबिया कंट्री है वो कहाँ नियर, किसके पास है, इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास स्पीसीज ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू पोल्स। तो यहाँ पे क्या है, स्पीसीज ज़्यादा हैं। ठीक है। यहाँ पे कितनी है, नियरली 1400, 1400 किसकी स्पीसीज है, बर्ड्स की हैं। वाइल न्यूयॉर्क जहाँ पे 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीसीज हैं, किसकी, बर्ड्स की। सब ये बर्ड्स की स्पीसीज दी गई हैं। ठीक है। और हम ग्रीनलैंड, नाम से लग रहा है ग्रीन हरा हरा होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे कम स्पीसीज है क्योंकि ये पोलर वाला पार्ट में आ जाएगा, मीन्स हम पोल्स की साइड जा रहे हैं। तो एट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, मान लीजिए ये इक्वेटर है,
ठीक। तो कोलंबिया यहाँ होगा तो वहाँ पे लगभग 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। फिर हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क के साइड, तो यहाँ पे 105 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। इसके बाद हम फिर ग्रीनलैंड पे जा रहे हैं जहाँ पे कितना हमको दिया है 56 स्पीसीज केवल बर्ड्स की हैं। मीन्स कि हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है या बोल सकते हैं स्पीसीज है कम है। ठीक है। अब देखते हैं इंडिया की बात की गई है। विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। जो इंडिया है इसका जो ज़्यादा करके जो ज़मीन का हिस्सा है, लैंड का जो एरिया है वो कहाँ पे आता है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे आता है। यहाँ पे जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं लगभग 1200 हैं, 1200 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है स्पीसीज। ठीक है। सबसे ज़्यादा कोलंबिया को होगी कितनी, लगभग 1400 होगी। न्यूयॉर्क की होगी 105 और ग्रीनलैंड की होगी कितना, सिर्फ 56, सबसे कम होगी 56 स्पीसीज की। और जो इंडिया है यहाँ पे लगभग 1200 स्पीसीज देखने को मिलेगी बर्ड्स की। ठीक है। अ फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन, अब देखिए एक फॉरेस्ट है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रीजन में, लाइक इक्वेडर हैज 10 times as many species of vascular plant as the forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA। ठीक है। ये है मान लीजिए ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक, और ये टेम्परेट रीजन हो गया। ठीक है। ट्रॉपिकल टेम्परेट, यहाँ पे इक्वेडर। ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है ना इस पे 10 गुना टाइम वेस्कुलर प्लांट है, मिस्टेडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, क्योंकि इनका कंडक्शन हो सके किस चीज़ का, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, जो फूड है मतलब कि फोटोसिंथेटिक एलिमेंट, इन सब का क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। ठीक। तो इनमें क्या है 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं, किसमें, जो ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेडर है वहाँ पे। ठीक है। एज कम्पेयर टू किससे, जो टेम्परेट रीजन में मिड वेस्ट में प्रेजेंट है, कहाँ, यूएसए में। ठीक है। यहाँ से 10 गुना ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं, इक्वेडर में पाए जा रहे हैं स्पीसीज किसके, वेस्कुलर प्लांट्स के। ठीक है। अब देखिए ए लार्जली ट्रॉपिकल अमेरिकन रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका हैज़ बीन ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पाई जा रही है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है। पूरे हम बात करते पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है, ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है अब देखिए, इट इज़ अ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, के घर है लगभग हम बोल सकते हैं 40,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट्स की हैं। 3,000 स्पीसीज किसकी हैं, फिशेस की हैं। 1300 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। 427 मैमल्स हैं। 427 क्या है, एम्फीबियन है। 378 क्या है, रेप्टाइल, एंड मोर देन 1,25,000 किसकी है, इन्वर्टिब्रेट्स की हैं। ठीक है। कि जो ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। यहाँ ये घर है, हम बोल सकते हैं कि ये जो रेन फॉरेस्ट है ना इनमें कितनी स्पीसीज पाई जाती है, इनमें देखिए पाई जाती है लगभग 40,000 से भी ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज है। 3,000 स्पीसीज फिशेस की हैं। 1,300 स्पीसीज बर्ड की हैं। 427 एम्फीबियन या फिर मैमल दोनों की हैं, सेम है। ठीक है। 378 स्पीसीज किसकी है, रेप्टाइल्स की है। और 1,25,000 से भी ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट है, मीन्स इंसेक्ट वगैरह सारे वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक। Scientists estimate that these in the rainforest there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। अब साइंटिस्ट को ये भी अंदाजा लग गया कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना यहाँ पे लगभग 2 मिलियन स्पीसीज जो है इंसेक्ट की अभी वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है कि हमें भी ढूंढा जाए, हमारे बारे में भी डिस्कवर किया जाए, हमें भी डिस्क्राइब किया जाए, हमारा भी नाम कुछ रखा जाए। तो मतलब कि इतना ज़्यादा तो है ही स्पीसीज, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ही है सब चीज़ों की, लेकिन इसके अलावा भी अभी 2 मिलियन जो इंसेक्ट की स्पीसीज हैं अभी डिस्कवर करना बाकी हैं। आगे चलते हैं। What is so special about the tropic that might account for the greater biological diversity? क्यों जो ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। अब देखिए इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस। इकोलॉजिस्ट और जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है इन्होंने बहुत अलग अलग अपने अपने हाइपोथेसिस दिए। देखिए सम इंपॉर्टेंट वंस, अब कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला है स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो स्पेशिएशन है, जो भी स्पीशीज आ रहे हैं ये किसका फंक्शन है, टाइम का है, कि समय के साथ क्या होंगे, स्पीसीज भी बढ़ते जाएंगे। ठीक। Unlike the temperate regions subjected to a frequenting glaciation in the past, and tropical latitude have remained relatively undisturbed for the million of years and thus had a long evolutionary
टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, जो टेम्परेट रीजन है, ठीक है, वहाँ पे स्पीसीज इसलिए कम है क्योंकि वहाँ थोड़ा हम बोल सकते हैं पास्ट के टाइम में वहाँ पे बर्फ था। ठीक है, बर्फ वो धीरे धीरे पिघले होंगे, मतलब कि वहाँ पे इस वजह से कम है। लेकिन जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वहाँ पे जो स्पीसीज हैं अनडिस्टर्ब हैं। कब से? मिलियंस ऑफ ईयर पहले से। वहाँ पे स्पीसीज जो मिलियन साल पहले पाई जाती थी अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, बिना कुछ डिस्टर्ब किए, बिना ख़त्म हुए। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन, बहुत विभिन्न प्रकार की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्या दिया है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल रिलेटिव टू मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ठीक है, जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है, किससे हम टेम्परेट रीजन की बात करते हैं कि जो ट्रॉपिक्स का इन्वायरमेंट है ना वो बहुत कम वेरिएशन शो करता है, मीन्स कि वो सीजनल बहुत कम एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। इसीलिए यहाँ पे भी क्या है? स्पीसीज ज़्यादा, मीन्स कि ज़्यादातर के समय पे क्या होगा? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे वहाँ का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एक रीजन है कि स्पीसीज जो है ट्रॉपिकल में ज़्यादा एज कम्पेयर टू टेम्परेट। आगे देखते हैं। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन एंड लेड टू द ग्रेटर स्पीसी डाइवर्सिटी। और यही जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है ये क्या दे रहा है? रहने की जगह दे रहा है उन स्पीसीज को, तभी जाके उनका क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी हो सके। ठीक। थर्ड है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। एक तीसरा रीजन ये है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी में सन वहाँ पे हमेशा रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि बायोमास, प्लांट ज़्यादा है। ठीक है, तो खाना ज़्यादा बनेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होंगे तो जो कंज्यूमर्स है, जो प्लांट्स को खाते हैं, और जो प्लांट्स को खाते होंगे वो भी तो एनिमल होंगे, उनको भी तो, एनिमल को भी कोई खाता होगा, तो इससे क्या हुआ? डाइवर्सिटी क्या है? स्पीसीज की ज़्यादा होगी। इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा, बट अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही, जिसका मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी जो है स्पीसीज की वो भी ज़्यादा होंगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब यहाँ पे स्पीसीज और एरिया को रिलेट किया गया है। इस ग्राफ की हेल्प से हम देखेंगे किस तरीके से स्पीसीज की रिचनेस है एरिया से। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्या स्पीसीज बढ़ रही है, कब तक बढ़ रही है, इसमें देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। During his pioneering and extensive exploration in the wilderness of the South American jungle, the great German naturalist and the geographer, जिसका नाम है Alexander von Humboldt, observed that the within a region of species richness increase with increasing the explored area, but only up to the limited। ठीक है, हम बोल सकते हैं जर्मन के नेचुरलिस्ट थे जो नेचर में ही रहते थे, ऑब्जर्व करते थे, या जोग्राफर थे, ठीक है, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये कहाँ गए? ये गए साउथ अमेरिका के जंगल में। वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स यहाँ वो खड़े, मान लीजिए आगे बढ़ रहे, एरिया बढ़ा, यहाँ पे उनको और स्पीसीज देखने को मिली, फिर इससे आगे गए और एरिया बढ़ा और स्पीसीज देखने को मिली। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर जब उन्होंने देखा और जगह बढ़ते गए कि फिर देखा कि लिमिटेड हो गए, मीन्स कि थोड़े टाइम तक एरिया बढ़ाने पे जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी वो बढ़ती रहेगी, लेकिन अप टू उस कुछ जगह तक, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया में घूमे तो स्पीसीज नहीं, वो लिमिट लग जाएगी। मीन्स कि जैसे जैसे वो एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको और ज़्यादा स्पीसीज की रिचनेस देखने को मिली। ठीक है, लेकिन बस कुछ पॉइंट के बाद क्या हुआ? वो रुक गई, लिमिट लग गई। ठीक है, in fact the relationship between the species richness and the area for a wide variety of taxa, angiosperm plant, birds, bat, fresh water fish turn out to be rectangular hyperbola। ठीक है, ये देखिए, ये उन्होंने दिया था ग्राफ। स्पीसीज रिचनेस है, यहाँ पे एरिया है। ठीक है, जैसे जैसे वो एरिया बढ़ा रहे फिर क्या हो रहा है? स्पीसीज बढ़ रहा, बट एक पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एस इक्वल टू क्या हो गया? CA⁻Z। ठीक है, अब देखिए एस क्या है, अब इसके बारे में देखिए। एस जो है स्पीसीज रिचनेस है, ए एरिया है, जेड क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और सी क्या है? वाई जो होगा इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट, यहाँ जो कट लग रहा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? वाई। ठीक है, इन्होंने बताया किसके लिए ग्राफ बताई, जैसे कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उनके लिए, बर्ड्स के लिए, बैट, चमगादड़ के लिए, जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं, इनके लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। लेकिन अगर हम इसको लॉग अर्थम स्केल पे अब रखें तो क्या लिखा है? ऑन
लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन log s बराबर log c प्लस जेड log a। मतलब कि हमने इसको इस तरीके से देखा कि जो स्पीसीज रिचनेस एरिया बढ़ाने पे बढ़ रही, बट एक टाइम बाद क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तो इसका होगा s इक्वल टू सी एक दी पावर z। लेकिन अगर हम लॉग स्केल पे देख रहे हैं, लॉग स्केल पे हमको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, तो हमने क्या किया, log s कर लिया, log c प्लस ये जो पावर है यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा log a। मीन्स कि अगर हम लॉग स्केल पे देखेंगे, लॉग अर्थमिक स्केल पे देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, बाकी नहीं तो ऐसे देखेंगे तो हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि s क्या स्पीसीज रिचनेस है। ठीक है, ठीक, c क्या है, y इंटरसेप्ट है, कहाँ कट लग रहा है, y वाले पॉइंट में। z क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट है। a क्या है, a एरिया है। ठीक, आगे देखते हैं। Ecologists have discovered that the value of Z lie in the range of 0.1 to 0.2 regardless the taxonomic group or the region, whether it is the plant in Britain, birds in California, molluscus in New York State, the slope of the regression line are amazing similar। ठीक है, इकोलॉजिस्ट ने और डिस्कवर किया जो Z है, जिसे हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट कहते हैं या फिर बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, ग्राफ का जो स्लोप है उसकी लाइन, ठीक है, Z शो कर रहा है, उसकी जो रेंज है 0.1 से 0.2 किसके लिए है, जो प्लांट्स ब्रिटेन में है, ठीक है, जो बर्ड्स कैलिफोर्निया में है, जो मलस्कस कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इन सब तीनों जगह पे जो ये पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इनके लिए क्या है, सेम है, इन स्पीसीज के लिए सेम है। मीन्स कि जो प्लांट्स होंगे ब्रिटेन में वहाँ पे भी जेड की वैल्यू इतना होगी, जो मलस्कस होंगे न्यूयॉर्क में वहाँ पे भी होगा, जो बर्ड्स होंगे कैलिफोर्निया में वहाँ पे भी जेड की वैल्यू 0.1 टू 0.2 तक होगी। ठीक है, but if you analyze the species area relationship among very large area like the entire continent, you will find the slope of the line to be much steeper, means z value in the range of 0.6 to 1.2. For example, the frugivorous means fruit eating bird and the mammals in the tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.15। आप देखिए यहाँ पे बोला गया कि अगर आप एनालिसिस कर रहे, जो z की वैल्यू अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट पे देख लें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू की जो वैल्यू होगी, मीन्स z की जो वैल्यू होगी 0.6 टू 1.2, मीन्स इतना हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे फ्रूगीवोरस का मतलब है कि ऐसे बर्ड जो फ्रूट खाते हों, ठीक है, और मैमल्स अगर हम किसी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का देख रहे हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट का, ये नहीं कि सेम एशिया का देख रहे हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट का देख रहे हैं, तो जो एस स्लोप है, मीन्स हम बोल सकते हैं जो स्लोप है लाइन का या फिर रिग्रेशन कॉफिशिएंट जेड है, उसकी जो वैल्यू होगी 1.15 होगी, मीन्स डिफरेंट होगी। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट, स्टीपर का मतलब क्या है, क्यों इस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, इसमें वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी प्लांट्स के द्वारा। जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो स्पीसीज होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, तो हमें इसीलिए इतना सारा डाइवर्सिटी ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहना चाहिए कि z की वैल्यू 0.1 से 0.2 किसके लिए होगी, जो प्लांट्स होंगे ब्रिटेन में, जो बर्ड होंगे कैलिफोर्निया में, जो मलस्कस होंगे न्यूयॉर्क में, इन सब के लिए सेम होगा। इसके अलावा अगर हम लोग इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, अगर इनका पूरा मिला के देखेंगे तो z की वैल्यू जो होगी 0.6 टू 1.2 तक होगी। इसके अलावा हम कुछ ऐसे बर्ड्स की बात करें जो फ्रूट खाते हों, जो मैमल्स हों, डिफरेंट फॉरेस्ट के कहाँ पे ये प्रेजेंट है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, एक ही कॉन्टिनेंट में नहीं देखेंगे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा 1.15 होगा। ठीक, आगे देखते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज की डाइवर्सिटी, क्या ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जहाँ रहते हैं जिस इकोसिस्टम में वहाँ पे अगर 10 ही स्पीसीज हो तो क्या हमारा इकोसिस्टम नहीं चलेगा, ज़रूरी है कि ढेर सारी स्पीसीज हों। अब देखिए इसका आंसर, Does the number of species in the community really matter to the functioning of the ecosystem? क्या जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि ढेर सारी पॉपुलेशन हो बट डिफरेंट स्पीसीज हो, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन हो गए, डॉग्स हैं, ठीक है, ये सब हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन हो, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के हो, तो इन्हें कम्युनिटी कहते हैं। तो क्या जो इतनी नंबर जो स्पीसीज कितने ज़्यादा हैं, क्या ये सब इकोसिस्टम के लिए सच में फंक्शन करती हैं, क्या इनका सच में कोई रोल है इकोसिस्टम में, देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर, यही वो सवाल है जिसका इकोलॉजिस्ट एक सही उत्तर नहीं दे सकता है। For many decades, the ecologists believe that the community with more species generally tend to more stable than those are less species। ठीक है,
कई सालों तक, मीन्स मेनी डेके का मतलब है कई साल, एक डेके में होता है 10 साल, तो मैंने लिखा तो कई 100 सालों तक देखने को मिला कि जो इकोलॉजिस्ट है वो क्या बिलीव करते कि जिनके पास कम्युनिटी ज़्यादा होगी स्पीसीज़ की वो ज़्यादा स्टेबल होंगी, जिनके पास कम्युनिटी कम होगी स्पीसीज़ की वो लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, वॉट एक्जैक्टली स्टेबिलिटी फॉर द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, क्या है स्टेबिलिटी, किस बात के बारे में बोल रहे हैं, कौन सी चीज़ स्टेबल है, मीन्स कि ये जो स्टेबिलिटी बोल रहे हैं किसमें, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, ये आंसर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि जो स्टेबल कम्युनिटी होगी, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम की या फिर बोल सकते हैं प्लांट एनिमल जो भी स्पीसीज है, जो कम्युनिटी होगी स्टेबल तब होगी जब उनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वेरिएशन का मतलब है कि जो हर साल जितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है प्लांट के द्वारा, ठीक है, जो बायोमास बन रहे उनमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रिसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस बाय नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक आ गया, ठीक, या फिर ह्यूमन की कुछ एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक, तो कोई स्टेबल कम्युनिटी वही होगी जो चाहे ह्यूमन की एक्टिविटी हो, चाहे हमारे अर्थ पे या नेचुरल कोई डिजास्टर हो रहे हों, ये सब जो चीज़ें हैं अगर उसको भी मैनेज करने आ रहा है उसके लिए भी वो रजिस्टेंट है, मीन्स कि कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है प्रोडक्टिविटी में, तो भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टेबल कम्युनिटी है। ठीक, नेक्स्ट है एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वीजन ऑफ द एलियन स्पीसीज, कि अगर उस कम्युनिटी में हम कोई बाहर से एलियन स्पीसीज ला दें तब भी कोई वेरिएशन हमको नहीं देखने को मिल रहा है, जो प्रोडक्टिविटी हो रही है ईयर बाय ईयर कोई वेरिएशन कोई फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है एलियन स्पीसीज के द्वारा, तब भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से स्टेबल है। आगे देखते हैं, वी डोंट नो ऑफ दीज एट्रीब्यूट आर लिंक टू द स्पीसीज रिचनेस इन कम्युनिटी बट डेविड टेलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग द आउटडोर प्लांट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। ठीक है, हमें नहीं पता कि जो चीज़ें लिखी गई हैं स्टेबल कम्युनिटी के बारे में सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक, एक बोल सकते इकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डेविड टिलमैन से, इन्होंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म किस पे काम किया, इकोसिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कहाँ की, आउटडोर का मतलब लैब में नहीं हुआ, बाहर हुआ। इन्होंने क्या किया आप देखिए, तो कुछ इससे आंसर निकले हैं जैसे हम बोल सकते हैं कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। टिलमैन फाउंड दैट द प्लॉट विथ मोर स्पीसीज शो लेसर ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। ही आल्सो सो दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी। इन्होंने क्या किया होगा, एक एरिया ये ले लिया, एरिया नंबर 1, और ये ले लिया एरिया नंबर B। ठीक है, पहले एरिया, दूसरा, इसमें क्या है, इसमें बहुत ढेर सारे बायोडाइवर्सिटी रखे, मीन्स बहुत ढेर सारे स्पीसीज रख दिए, इसी से मीडियम इसमें बहुत कम रखे। ये सब कहाँ हो रहा है, आउटडोर हो रहा है, मीन्स बाहर कर रहे हैं, तभी तो ये लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट है जो कि आउटडोर प्लॉट किए जा रहे हैं। इनमें देखा गया कुछ सालों बाद कि इनमें जो बायोमासेस है या बोल सकते जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम वेरिएशन कर रही है, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता लगा कि जिस एरिया में ज़्यादा मोर स्पीसीज थे वहाँ पे हमको ईयर बाय ईयर, ईयर टू ईयर हमें बहुत लेस वेरिएशन देखने को मिला, किसमें, प्रोडक्टिविटी में या जो टोटल बायोमास थे। लेकिन जिसमें कम स्पीसीज थे वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिले, फ्लैक्चुएशन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्टिविटी कभी ज़्यादा थी तो कभी एकदम ही कम हो गई। ठीक है, इसके अलावा इनका रिजल्ट ये भी शो किया, मिस एक्सपेरिमेंट ये भी शो किया कि जैसे जैसे हम डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं ना, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे स्पीसीज ढेर सारे रखे होंगे इस वाले से, B वाले से, लेकिन इस पे और स्पीसीज डालते गए तो उन्होंने देखा होगा कि जो प्रोडक्टिविटी थी पहले उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी एक रिजल्ट इनकी तरफ से आया। इन्होंने क्या किया था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बताया कि अगर हम लोग स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बढ़ाएंगे तब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जिस एरिया में ज़्यादा स्पीसीज लाई करेंगे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वेरिएशन कम देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that the rich biodiversity is not only essential for the ecosystem health but imperative for very survival of the human race on this planet। हमें पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिली, हम समझ नहीं पाए कि ये स्पीसीज रिचनेस क्या है, क्या ज़रूरत है स्पीसीज को बहुत बढ़ाने में इकोसिस्टम में, हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं किसके बारे में, कि जो इतनी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा, ये क्यों इतना ज़रूरी है हमारी इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए, हम क्यों इतना ज़्यादा डिपेंड है अपने इकोसिस्टम में सर्वाइवल के लिए, या फिर बोल सकते
सकते हैं कि जो ह्यूमन के रेस मीन्स कि जो ह्यूमन लोग हैं इस प्लैनेट पे क्यों इतना इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, तो हम इसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए। ठीक, अब देखिए, at a time when we are losing species at alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become distinct? अभी के समय में जो हम लोग स्पीसीज को खोते जा रहे हैं, ठीक है, क्या जो स्पीसीज हम लोग लॉस कर रहे हैं क्या हमारे लिए इतना मायने रखता है? Would the Western Ghat ecosystem be less functional if one of the tree frog species is lost forever? जो वेस्टर्न घाट था, स्पीसीज लेवल पे हमने देखा था जो डाइवर्सिटी, जो वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, तो अगर जो वेस्टर्न घाट में कोई ऐसा फ्रॉग जो ट्री फ्रॉग है उसकी स्पीसीज अगर ख़त्म हो जाए तो क्या इफेक्ट करेगा उस पर? हाँ, how is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant on the earth? क्या हमारे जीवन पे इफेक्ट आएगा कि अगर जो स्पीसीज थे एंड के 20,000 वहाँ 20,000 से 15,000 हो जाए तो क्या हमारे लाइफ पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब देखिए, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर, इसका कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है टू सच अ नेटिव क्वेश्चन, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर परसेप्टिव थ्रू द एन एनालॉगी जिसका नाम है द रेवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजी, जिसका नाम है पॉलरिज। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि किसी स्पीसीज के ख़त्म हो जाने से क्या दूसरे लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारे इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन हम एक एनालॉगी के हेल्प से, हम एक बोल सकते हैं कि एक हाइपोथेसिस के हेल्प से हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब इस हाइपोथेसिस का नाम क्या है? द रेवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसको किसने दिया था? इकोलॉजिस्ट से थे, कहाँ के? स्टैनफोर्ड एक जगह है, वहाँ के एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल इस्टलिन। ठीक, इन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल द पार्ट आर ज्वाइन टुगेदर यूजिंग 1000 ऑफ द रेवेट स्पीसीज। ठीक है, इनका जो नाम है रेवेट पॉपर हाइपोथेसिस, तो रेवेट का मतलब ही क्या है? स्पीसीज की बात की जा रही है। क्या है? स्पीसीज है। इन्होंने एक बात की है कि जो एयरप्लेन है, मीन्स हम इसको रिलेट कर सकते हैं एरोप्लेन से। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एरोप्लेन है, इसके ऐसे विंग लगे होंगे, ऐसे विंग लगे होंगे, ऐसे विंग लगे होंगे, इस टाइप का मान लीजिए हमारा एरोप्लेन है। ठीक है, सपोज करिए, तो ये जो एरोप्लेन है ना, ये क्या है? हमारा इकोसिस्टम है। लेकिन जो इसमें ये विंग ज्वाइंट है ना, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे स्पीसीज, या बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे रेवेट। ठीक है, तो यहाँ पे वो 1000 ऑफ स्पीसीज से बना हुआ है विंग। ठीक, इफ every passenger traveling in it starting popping a rabbit to take home causing a species to be extinct, it may not affect the flighting safety proper functioning of the ecosystem initially, but as more and more rabbit are removed the plane become dangerously weak over a period of time। ठीक है, अगर ये मान लीजिए एयरप्लेन है, ये मान लीजिए इस तरीके से हमारा है, ठीक है, तो इसमें क्या है? ये पूरा जो एयरप्लेन है क्या है? इकोसिस्टम है। जो इसके विंग्स हैं, ठीक है, जो इसकी पंख बोल सकते हैं, ये हजारों स्पीसीज से बनी हुई हैं। लेकिन इनमें भी कुछ पैसेंजर अंदर बैठे होंगे, अगर एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं तो ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसेंजर एक्सटेंड होंगे, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा स्पीसीज जो इकोसिस्टम की ख़त्म हो गई, तब जो इकोसिस्टम है वो डेंजर में आ सकता है, तब उसको खतरा है कुछ समय बाद। ठीक है, अब देखिए, फर्दर मोर which rivet is removed may also critical loss of rivet on the wing is an key species कहते हैं that derive the major ecosystem function is obviously a more serious threat to flight safety than the loss of few rivet on the seat or the window inside the plane। लिखा गया है कि अगर अंदर वाले जो पैसेंजर हैं, जो बोला गया है एयरप्लेन के अंदर जो पैसेंजर अगर वो ख़त्म हो रहे थोड़ा थोड़ा, तो उतना नहीं इफेक्ट करेगा एयरप्लेन को, लेकिन ज़्यादा जब ख़त्म हो जाएंगे तब इफेक्ट आएगा। मीन्स कि इकोसिस्टम को जब स्पीसीज जो उसमें रह रहे थोड़े थोड़े खत्म होंगे तब उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएंगे स्पीसीज तब इफेक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम पे। उसके अलावा कह रहा है कि जो एयरप्लेन है उसके जो विंग्स हैं वो किससे बने हुए? 1000 ऑफ स्पीसीज से बने। अगर मान लीजिए एक विंग टूट गया किसी एयरप्लेन का, तो क्या सही से उड़ पाएगा? वो सही से काम कर पाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए जो एक विंग है जो हज़ारों स्पीसीज से बना हुआ, अगर ये डिस्टिंक्ट हो गए तो जो इकोसिस्टम है सही से काम नहीं कर पाएगा। तो जो हज़ारों विंग्स जो ये है ना एयरप्लेन है, जिसका जो विंग्स है ये हज़ारों स्पीसीज से बने हुए हैं। अब इसी स्पीसीज का नाम क्या दिया गया है? इसको बोलते हैं की स्पीसीज दैट डिराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। इनको ये बोल सकते हैं बहुत मुख्य स्पीसीज है जिनकी वजह से इकोसिस्टम अच्छे से फंक्शन करता है। ठीक है, अगर ये ख़त्म हो गए तब तो बहुत सीरियस है कि ये जो फ्लाइट है ये कहीं ना कहीं क्रैश करने वाली है।
अगर विंग ही टूट जाएगा किसी एरोप्लेन का तो कहीं ना कहीं वो जाके क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जो विंग है वो वहाँ पे क्या है, हमारे की स्पीसीज है जिनका मेजर रोल है किसमें, इकोसिस्टम में। किसके कंपेयर में, जो लॉस हो रहे हैं रिवेट या फिर बोल सकते हैं स्पीसीज कहाँ, जो सीट पे है या विंडो इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, देखिए अब इस डायग्राम को अब इससे मैं बता रही हूँ एक साथ, कि जो ये हमारा एयरप्लेन है ये क्या है, इकोसिस्टम है। मीन्स हम आपने आपको इमेजिन करिए कि आप एक हवाई जहाज में हैं, ठीक है। जो हवाई जहाज है वो क्या है, इकोसिस्टम। जो उसके विंग है इस तरीके, जो उसके पंख है ना, ये हजारों स्पीसीज से बने हुए हैं, ठीक है। अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये भी स्पीसीज हैं। अगर ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे तब उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा एरोप्लेन को उड़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा इकोसिस्टम को काम करने में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं एरोप्लेन या फिर इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो, क्या पता विंग ही टूट जाए कोई, मीन्स अगर कोई हज़ारों स्पीसीज ही खत्म हो जाए, मीन्स जो की स्पीसीज है जिसका ज़्यादा रोल है इकोसिस्टम में फंक्शन प्ले करने का वो खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली जो ये एरोप्लेन है ना आगे चल के क्रैश करने वाला। अगर विंग ही नहीं रहेगा तो उड़ेगा कैसे, तो आगे जाके क्रैश कर जाएगा। किससे, इसका मतलब कि जो अंदर की स्पीसीज होंगे अगर ये खत्म हो रही तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम को। लेकिन जो इसकी की स्पीसीज है, जो मेन स्पीसीज हैं, जो इनका ज़्यादा फंक्शन है, जिनका ज़्यादा रोल है किसमें, इकोसिस्टम में फंक्शनिंग करने का, अगर वो खत्म होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जाके अगर मान लीजिए विंग्स कट गए, ठीक है, जो की स्पीसीज हट गए, तो हमारा जो एरोप्लेन है आके क्रैश कर जाएगा। एज कम्पेयर टू जो यहाँ पैसेंजर बैठे, जो अदर स्पीसीज इसमें होंगे वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे की स्पीसीज हैं ये ज़्यादा मेन रोल अदा करते हैं किसी भी इकोसिस्टम का। धीरे धीरे स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, जो उसमें पैसेंजर बैठे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो उतना नहीं इफेक्ट करेगा एयरप्लेन को उड़ने में। लेकिन अगर विंग्स ही टूट जाएंगे, जो मेन स्पीसीज अगर वही खत्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम बहुत सफ़र कर जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट है, किसी भी पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो भी डाउट होगा प्लीज़ करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ विद डायग्राम। जो भी ट्रिक्स बन पा रहे हैं उनको भी बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपनी किताब से पढ़िएगा, नहीं होगा तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।